गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम दिनेश मिगलानी है। आज की क्लास के माध्यम से हम लोग समझेंगे परसेंटेज क्या है, परसेंटेज में पूछे जाने वाले अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से शॉर्टकट फॉर्मूलेज को यूज किया जाता है। ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, और उनके लिए भी लाभदायक है जो लोग हिंदी मीडियम से थे बट अब वो इंग्लिश मीडियम के अंदर कैट, जेड, आईएफटी, मैनेजमेंट एंट्रेंस या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। टॉपिक का नेम है परसेंटेज। परसेंटेज के टॉपिक के अंदर कई सारे इश्यूज को हम अंडरस्टैंड करेंगे। फर्दर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है परसेंटेज का, जो डील करता है कैलकुलेशन पार्ट से, दैट डील्स विद द कांसेप्ट ऑफ कैलकुलेशन इन परसेंटेज। एज एवरीवन नोज, परसेंटेज से क्या मतलब है हमारा। परसेंटेज का मीनिंग होता है पर हंड्रेड, मतलब हमें परसेंटेज के अंदर 100 से कंपेयर करना रहता है, राइट, जिसको हम जनरल सेंस में कहते हैं 1/100। किसी भी नंबर के पीछे अगर परसेंटेज है और अगर आप परसेंटेज हटा के उसे जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप क्या करते हैं, उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। जैसे 100% है, ठीक है, आपको इसे सिंपल फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे 100/100, जो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखो हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, हम पहले फ्रैक्शंस को समझेंगे, किस फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज टर्म में क्या क्या होती है। जैसे 1/2 है, 1/2 परसेंटेज टर्म में कितना होता है 50%। 1/3 इज 33.33%। ऐसी 1/4 कितना होता है 25%। 1/5 कितना है 20%। 1/6 इज 16.66%। 1/7 is 14.28%. Similarly, 1/8, 12.5%. 1/9, 11.11%. 1/10 is 10%. ओके, ऐसे ही 1/11 की वैल्यू रहती है 9.09%. 1/12 रहता है 8.33%. ये जितनी वैल्यूज भी हम निकाल रहे हैं ये सिंपल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करके आ रही है, ठीक है। जैसे आपको 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आपने सिंपल 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सोल्व करोगे तो परसेंटेज टर्म में कितना आएगा 12.5% आएगा, ठीक है। सिमिलरली 1/13 इज 7.69%, राइट। ऐसे 1/14 को हम लिख सकते हैं 7.14%। 1/15 इज 6.66% और 1/16 इज 6.25%, राइट। ये हमारी जनरल परसेंटेज की टेबल है। वैसे आप पे डिपेंड करता है कितना याद करना चाहे, बट कम से कम 1 से लेकर 1/16 तक का टेबल आपको याद रहना चाहिए। मतलब किसी प्लेस पे आपको 12.5% का वैल्यू निकालना है तो हमारे माइंड में उसी टाइम क्लिक करना चाहिए कि 12.5% से क्या मतलब है। 12.5% से हमारा मतलब है 1/8, तो डायरेक्ट हम उस नंबर को 8 से डिवाइड कर दें, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एडिशनल वैल्यूज हैं जिनको हम समझेंगे। जैसे कि स्टार्ट करते हैं पहले 1/3 से। यहां हमने देखा 1/3 किसके इक्वल है 33.33% के। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना बन जाएगा ये 2/3, और 2/3 किसके इक्वल होता है 66.66% के। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है 66.66%। किसी भी क्वेश्चन में जहां भी आपको 66.66% निकालना है तो आप क्या करेंगे, वहां पर 2/3 कर देंगे। जैसे ही 1/4 25% होता है, अगर हम इसे 3/4 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 75%, ठीक है। 1/6 कितना है 16.66%। अगर मैं थोड़ा और देखूं 2/6 1/3 33, 3/6 1/2 50% हो जाएगा, 4/6 2/3 हो जाएगा 66.66, 5/6, ठीक है। 5/6 जो है दिस इज इक्वल टू 83.33%। अगली टर्म इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए 5/6, जिसको हम क्या कहते हैं 83.33%, ठीक है। ऐसे ही 1/8 कितना है 12.5%। हम लिख सकते हैं 3/8, जिसको हम कह सकते हैं 37.5%। 5/8 62.5%। 7/8
दैट इज इक्वल टू 87.5%। ये वो टर्म्स है जो हमारे जनरल क्वेश्चंस में यूज होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, कभी भी आपको इफ यू गेट 37.5% तो आप इमीडिएट क्या लिखेंगे उसे 3/8, राइट। फर्दर देखो 1/9 11.11% है, ठीक है। अगर 22.22% हो जाए क्या कहोगे 2/9, 33.33% हो जाए क्या कहोगे 3/9, 44.44% हो जाए क्या कहोगे 4/9, ठीक है। तो एक सीक्वेंस बन गई हमारे पास में। 22.22% का मतलब है 2/9, 44.44% का मतलब है 4/9, 55.55% का मतलब है 5/9। ऐसे ही 1/11 से क्या मतलब है 9.09%। अब मैं इसका अगर डबल कर दूं तो क्या बनेगा 2/11। 2/11 को हम क्या कह सकते हैं 18.18%, ठीक है। जैसे आपको मिले 2/9, इसका मतलब है 18.18%, ठीक है। इसे मैं अगर कर दूं सॉरी दैट इट इज इक्वल टू 2/11। 2/11 को क्या कह सकते हैं 18.18%। अगर मैं कहूं 3/11 तो क्या हो जाएगा 27.27%, ठीक है। तो ये कुछ हमारी बेसिक वैल्यूज है परसेंटेज के अंदर, जो आपसे मैं चाहता हूं जिसको आप बिल्कुल अपने अंदर याद कर लीजिए। कहीं से भी कैसा भी अगर इसके आसपास कोई वैल्यू है तो हमारे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको 87% निकालना है, हमें पता है 87.5% की वैल्यू 7/8 है, तो बेटर है 7/8 कर लो। आसपास तो है ही हम 87% के, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शंस, राइट। और जो हमारे आंसर्स होते हैं कई बार इतने क्लोज नहीं होते हैं, बहुत इजीली हम अपना अप्रोक्सीमेट करके आंसर कर सकते हैं, राइट। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जो हमें याद होना चाहिए। अब देखो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, जैसे किसी क्वेश्चन फॉर्मेट में समझे। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको चाहिए 37.5% ऑफ 66.66% ऑफ 24, ये वाला क्वेश्चन है। 37.5% ऑफ 66.66% ऑफ 24। अब जैसे ही 37.5% आया हमारे माइंड में कितना आया 3/8। 66.66 आया कितना आया 2/3 इंटू 24 है। हमने इसे सॉल्व कर दिया तो आंसर कितना हो गया 6, ठीक है। तो मतलब अगर ये बेसिक वैल्यूज हमें याद है, तो अगर बेसिक वैल्यूज आपको याद है तो काफी आपको हेल्प हो सकती है परसेंटेज के अंदर, अर्थमेटिक्स के अंदर, एज वेल एज किसी भी ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहां हम परसेंटेज को यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारे टॉपिक का पहला पार्ट है। इसी को फर्दर थोड़ा सा और इन डेप्थ समझेंगे। अभी तक अगर हम इस पूरे टेबल को देखें, इस पूरी टेबल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कितनी है 100% है। 100% का मतलब कितना होता है 1, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां वैल्यू 100% से ज्यादा पूछी गई है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा 183.33% ऑफ 187.5% ऑफ 240। हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। क्या क्वेश्चन है 183.33% ऑफ 187.5% ऑफ 240। जब हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर देखते ही हमें ये तो क्लियर है 83.33% कितना होता है 5/6, 87.5% कितना होता है 7/8। ये चीज हमें क्लियर है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये 183.33% है। तो हम अपने माइंड में क्या सोच सकते हैं, क्या हम इसे दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं 100 प्लस 83.33 कह सकते हैं ऐसे। ये काम हमें अपने माइंड में करना है। अभी समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। तो हमें पता है 100% कितना होता है 1, 83.33% कितना हो जाएगा 5/6, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 11/6, ऐसा कह सकते हैं। सिमिलरली सेकंड क्या है 187.5, इसको हम क्या कह सकते हैं 100 प्लस 87.5, ठीक है। अब 100 कितना है 1, 87.5 कितना है मेरे पास में 7/8, ठीक है। जिसको हम सॉल्व करें तो कितना बनेगा 17/8। मतलब क्वेश्चन क्या बना हमारा, अब क्वेश्चन ये बन गया 11/6 इंटू 17/8 इंटू 240। हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अब बहुत आसान है आपके लिए आंसर करना। 8 कितने पे जाएगा 30 पे, 6 कितने पे जाएगा 5 पे, मल्टीप्लाई करना है तो 11 इंटू 85 हो गया। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजिली 11 को 85 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 5 पे जाएगा 55, 5 कैरी 5, 88 और 5 कितना हो गया 93। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 935। थोड़ा ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
मतलब कि आपने जो 1 से लेकर 1/16 तक का टेबल याद किया, उसके अलावा कुछ एडिशनल वैल्यूज को भी याद किया। इन एडिशनल वैल्यू में से अगर कोई भी वैल्यू आपको एग्जाम में मिलती है सिंप्लीफिकेशन के अंदर, चाहे वो 100 से ज्यादा जा रही है, चाहे 200 है, चाहे कितना है 300 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो इतना ही करना है, जैसे 183.33 है, हमने माइंड में सोचा भाई 100 प्लस 83.33, 100 तो मेरे लिए 1 है और 83.33 है ये मुझे एज ए फ्रैक्शन पता है कितना है 5/6 है। बस माइंड में आपने ऐड कर लिया 1 प्लस 5/6 कितना हो गया 11/6। सिमिलरली आपने देखा 187.5 है, हमने सोचा 100 प्लस 87.5, अब 100 तो मेरा 1 है और 87.5 कितना है 7/8। एलसीएम लेके आप इसे ऐड तो कर ही सकते हैं, कितना बना 15/8 प्लस 7 15/8, सॉरी गलती कर गए यहां पर हम, ये कितना बना 15/8। ठीक है, तो अब आप इसे सोल्व कर देंगे, सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11/5 दैट इज 15/5 75 इंटू 11। तो आप इसे सोल्व कर लीजिए, यहां पर 11/5 55 5 कैरी 5 77 और 5 82 825 हमारा आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन को समझाते टाइम कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, यू नो दैट टू एरर इज ह्यूमन, राइट। और अब सबको पता है भी गलती का स्कोप तो हर जगह रहता है, तो आप इन सब गलतियों को इग्नोर करके बेसिक कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिएगा, राइट। तो हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर बन गया 825। ऐसे ही एक क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मान लीजिए आपको मैं लिखूं, हमें चाहिए 266.66% ऑफ, यहां कह लीजिए 106.66% ऑफ 480। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 266.66% ऑफ 106.66% ऑफ 480, राइट। अब क्वेश्चन को जैसे ही आपने देखा, ये तो हमें दिख रहा है 66.66% है, मतलब 2/3 है, ठीक है। और ये 200 के साथ में है, तो मेंटली सोचे तो ये क्या बन रहा है 200 प्लस 66.66, ठीक है। अब देखो 100% कितना होता है 1, तो 200% क्या हो जाएगा 2। तो आप माइंड में ऐड कर सकते हैं 2 प्लस 2/3। अब 2 प्लस 2/3 कितना हो गया 8/3। पहला स्टेप आपने कर दिया, राइट। अब देखिए आगे 106.66 है, आपको मालूम है 6.66% क्या था 1/16 और 100 कितना है 1, ठीक है। तो क्या बना मेरे पास में 1 प्लस 1/16। अब एलसीएम ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा 17/16 इंटू 480। अब आपने इसका आंसर करना है तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू आंसर, 48 10 पे जाएगा, ठीक है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 इंटू 17। टेबल्स आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए, टेबल्स याद होंगी तो अपने एग्जाम में काफी टाइम आप सेव कर पाएंगे। 8 इंटू 17 होता है 136 इंटू 10, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1360। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है बेटे, क्लियर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला, जिसको हमने कैलकुलेशन का नाम दिया है, जिसके अंदर आपसे एक्सपेक्टेड है मेरे को 1 से लेकर आप 1/16 तक का टेबल याद कर लीजिए एज ए फ्रैक्शन, ठीक है। और कुछ जो अलाइड वैल्यूज आपको लिखवाई हैं, वो अलाइड वैल्यूज को आप याद करिए, सो दैट पेपर में कहीं भी आपको इस चीज का अगर नीड है, कहीं भी आपने सोल्व करना है, तो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेजिटेशन के आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए और यहां से आप अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लेक्चर का पहला पार्ट है, जिसके अंदर हमने ये सीखा परसेंटेज का कैलकुलेशन में यूज किस तरीके से किया जाता है। इस लेक्चर के पहले पार्ट में हमने ये सीखा परसेंटेज किस तरह से निकाली जाती है। दूसरे पार्ट के अंदर हम ये सीखेंगे परसेंटेज की इंपॉर्टेंस क्या है, लाइफ में आपने पहली बार परसेंटेज को कहां पर देखा, और परसेंटेज के फॉर्मुलेज या जितने भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट हैं उनका बेस क्या है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। अगर हम सोच के देखें लाइफ में पहली बार परसेंटेज कहां देखा गया, तो हमारे माइंड में आता है हमने पहली बार परसेंटेज को देखा अपने मार्क्स के अंदर। एक फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा जिसे ये नहीं मालूम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर, उसे चाहे एडिशन करना भी ना आता हो, उसे परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं मालूम, बट अगर उससे मार्क्स पूछे जाए तो वो अपने आंसर परसेंटेज में बताता है। वो ये बताता है मैथ्स में उसे 100% मिला, या साइंस में या किसी और सब्जेक्ट में इंग्लिश में उसे 90% मिला। इसका मतलब पहले ये समझा जाए कि मार्क्स में ही परसेंटेज क्यों यूज किया गया, और वहां से परसेंटेज को कैसे हम अपनी जनरल लाइफ के साथ में जोड़ सकते हैं। छोटे से एग्जांपल से लेंगे, सपोज हमारे पास में 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है राम
और एक स्टूडेंट है श्याम। अब जो राम था, राम के मार्क्स आए हैं 80 और श्याम के मार्क्स हैं 45। ठीक है, अब जैसे किसी को यह बताया जाए कि राम के मार्क्स 80 हैं और श्याम के मार्क्स 45 हैं, तो हमारे माइंड में एक बात तो जाती है कि राम श्याम से अच्छा होगा, राम श्याम से अच्छा होगा। बट अगर इस क्वाइन के दूसरे हिस्से को दिखाया जाए कि राम के 80 मार्क्स तो 100 में से हैं, श्याम के 45 मार्क्स 50 में से हैं। राम के 80 मार्क्स 100 में से हैं और श्याम के 45 मार्क्स 50 में से हैं, तो हमारा ओपिनियन, हमारी सोच एकदम बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए या तो मैं राम के मार्क्स को पहले क्या करूंगा, 50 में से काउंट करूंगा, या मैं श्याम के मार्क्स को 100 में से काउंट करूंगा। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड 100 को लिया गया परसेंट, 100 को क्या लिया गया परसेंट। कहीं भी दो ऐसी चीजों में कंपैरिजन करना है जिनका बेस सेम नहीं है, जिनका बेस सेम नहीं है, जैसे मार्क्स में कंपैरिजन करना है तो हमें पता है मैक्सिमम मार्क्स सेम नहीं है, तो कंपेयर करने के लिए हमने क्या यूज किया, हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यूज किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब बताया जाए कि राम के मार्क्स 80% है, तो श्याम के मार्क्स अगर हम बताएंगे तो श्याम के मार्क्स 100 में से कितने बन जाएंगे, 90। तो ये बोला जाएगा श्याम के मार्क्स कितने हैं, 90%। ठीक है, अब इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, कितने में से पेपर था, बट ये हम जरूर कह सकते हैं राम को 80% मार्क्स मिले, श्याम को मिले 90%। तो दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है, अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है, श्याम की। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो कहां पर यूज किया जाता है, कंपेयर करने के लिए। बेसिक पर्पस ऑफ परसेंटेज क्या है, कंपैरिजन को पॉसिबल करना या टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन। दो या दो से ज्यादा चीजों के अंदर कंपेयर करने के लिए हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, अब समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे लेक्चर की। ये तो हमने सीख लिया परसेंटेज का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपेयर करना। ठीक है, अब आप जनरल सोच के देखिए, हमने मार्क्स में परसेंटेज देखा और स्कूल में कई बार सिखाया भी जाता है भाई कम मार्क्स ऊपर रख दीजिए, मैक्सिमम नंबर नीचे होंगे, इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, नंबर को यहां रखेंगे, एक नंबर को नीचे रखेंगे और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा जनरल परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि ये फॉर्मूले के अंदर किस चीज को कहां रखना और कैसे सॉल्व करना है। एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं। देखिए हमारे पास में दो पर्सन हैं, ए और बी। ए का इनकम जो है वो 120 रुपीज पर डे है और बी का इनकम कितना है, 150 रुपीज पर डे। ठीक है, अब हम इन दोनों में, ए और बी में कंपेयर करते हैं। दोनों में हमारे पास में 6 तरह के कंपैरिजन होंगे, 6 तरह के, जो 6 एक तरह से क्वेश्चंस हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज के। पहले एक एक करके इसे लिखें। पहला क्वेश्चन जो बनेगा इसमें वो ये बनेगा, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। मींस ए की जो इनकम है बी की कितने परसेंट है। सेकंड क्वेश्चन बनेगा, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। बी का जो इनकम है वो ए की इनकम का कितना परसेंट है। थर्ड क्वेश्चन बनेगा, एज इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। मतलब ए का इनकम जो है वो बी की इनकम से कितना परसेंट कम है। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, बी का जो इनकम है वो ए की इनकम से कितना परसेंट मोर है, मोर देन ए, क्योंकि ये क्वेश्चन से साफ दिख रहा है कि बी की इनकम ज्यादा और ए की इनकम कम है। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, बाय व्हाट परसेंट इनकम ऑफ ए should be increased so that it is equal to income of B। और सिक्स्थ क्वेश्चन रहेगा, by what percent B's income should be decreased so that it becomes equal to income of A, so that it becomes equal to income of A। ठीक है, तो परसेंटेज के अंदर प्राइमरी ये 6 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने इन 6 तरह के क्वेश्चंस का आंसर करना सीख लिया कॉन्सेप्ट से, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा परसेंटेज का है जिसको आप नहीं निकाल पाएंगे, कोई ऐसा नहीं हो सकता। हर क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल एक्यूरेटली करेंगे और थोड़ा डेप्थली सीखे तो डाटा इंटरप्रिटेशन जो आईबीपीएस एग्जाम्स का बेसिक है,
आईबीपीएस एग्जाम के अंदर डीआई के अंदर परसेंटेज का इन्हीं 6 क्वेश्चंस का एसोसिएशन है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब हमने ये सीखा कि परसेंटेज का ऑब्जेक्टिव होता है कंपैरिजन। 2 क्वांटिटी है, हमें इन 6 क्वेश्चन के थ्रू उन दोनों क्वांटिटी में कैसे ना कैसे कंपैरिजन करना है। अब परसेंटेज का बेसिक रूल होता है व्हाट वी कंपेयर। जब आप 2 चीजों में कंपेयर करोगे तो पहली चीज तो हमारे लिए ये होगी कि किस चीज को आप कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप रखोगे न्यूमरेटर में। फिर ये रहता है कि जिस चीज से कंपेयर कर रहे हैं टू वोम वी कंपेयर। तो क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हो गए। पहली चीज आप किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं ये आपको क्वेश्चन से समझना है। दूसरी चीज आप उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं ये भी आपको क्वेश्चन से समझना है। अगर ये दोनों बातें क्लियर है तो आप हर क्वेश्चन में परसेंटेज के कॉन्सेप्चुअली कभी गलत नहीं होंगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। मतलब आप क्या कंपेयर कर रहे हैं, ए को किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से। मतलब क्या कंपैरिजन हो रहा है, ए का, तो ए न्यूमरेटर में रहेगा, बी का रहेगा डिनोमिनेटर में, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व कर देंगे इसे हम लोग। कितना आंसर हो गया, 80%। मतलब हम ये कह सकते हैं ए बी का कितना परसेंट है, तो आंसर क्या लिखा जाएगा, 80%। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। अब उल्टा हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, बी को। किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से। ठीक है, अब जब आप बी को कंपेयर कर रहे हो तो बी की वैल्यू तो कितनी है, 150। ए का वैल्यू कितना है, 120 इंटू 100, ये आप लिख देंगे। ठीक है, अब आप सोल्व करना है तो हमें क्लियर है अभी 35 पे जाएगा, 425 सोल्व करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 125%। तो आंसर क्या बनेगा मेरे क्वेश्चन का, 125%। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, एज इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। ठीक है, इंग्लिश का बेसिक रूल आपको पता है, जहां भी देन आ जाए THAN, इसका मतलब हम उस चीज से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से। जब बी से कंपेयर कर रहे हैं तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, अभी बी नीचे आ जाएगा, 150 आ गया। ठीक है, आप क्या कंपेयर कर रहे हो, कितना कम है। ठीक है, कितना कम है भाई, ए 120 है, बी कितना है 150। ए बी से कितना कम है, 30। तो आप यहाँ 30 लिख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, 35 पे जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का, 20%। तो अब ये कह सकते हैं 120 150 से कितना परसेंट कम है, आंसर इज सेट टू बी 20%। फोर्थ क्वेश्चन है बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। अब कई बच्चों के दिमाग में क्या होता है, वो ये मानते हैं भी ए बी से जितना परसेंट कम है, बी भी ए से उतना परसेंट ज्यादा होगा। अगर आपके माइंड में कहीं भी ऐसी कोई गलती है तो उसे फटाफट निकाल दीजिए, क्योंकि बेस चेंज हो गया, कंपैरिजन का बेस चेंज हो गया। कैसे, इस क्वेश्चन में हम कंपेयर किससे कर रहे थे, बी से। इस क्वेश्चन में किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से। ठीक है, और जब आप ए से कंपेयर करोगे तो आप ये देखिए हमारे बेस में क्या रहेगा, ए। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है मेरा 120। तो डेनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, 120। ठीक है, अब बताइए बी ए से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 30। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, 30/120 इंटू 100। ठीक है जी, 30 कितने पे जाएगा, 4 पे। तो सोल्व करेंगे तो आंसर कितना बन गया, 25%। तो हम ये कह सकते हैं बी ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 5 है बाय व्हाट परसेंट इनकम ऑफ ए शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू बी। मतलब ए की इनकम में कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि वो बी के इक्वल हो जाए। हमें ये मालूम है ए का इनकम 120 है, कितना इंक्रीज चाहिए, 30। तो ये तो क्लियर है, अब इंक्रीज कितना करना है, 30। बट किस में करना है, ए में, क्योंकि बेस हमारा यहां पर ए रहा। तो ए की वैल्यू कितनी है, 120। तो हमने लिखा अपॉन 120 इंटू 100, 34 पे जाएगा। आप सोल्व करिए, आंसर कितना हो जाएगा, 25%। राइट। फिफ्थ है बी की इनकम में कितना परसेंट कम किया जाए। ठीक है, कम किस में करना है, बी की इनकम में। कितना कम करना है, 30। तो हमने 30 कम कर दिया बी की इनकम में। बी की इनकम 150 है इंटू 100। तो आप सोल्व कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, 20%। तो हम ये कह सकते हैं बी की इनकम में कितना कम किया जाए कि वो ए के इक्वल हो जाए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हमारे क्वेश्चन का बन जाता है 20%। ठीक है, दोबारा से समझो, ये 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा परसेंटेज का रूल कहीं ना कहीं इन 6 क्वेश्चन पर बेस्ड है। पहला, ए बी का कितना परसेंट है, कंपैरिजन बी से है, बी को नीचे रखेंगे, ए को ऊपर रखेंगे, गुना 100 कर देंगे, बाकी हमारी कैलकुलेशंस है। सेकंड क्वेश्चन है बी ए का कितना परसेंट है, मतलब ए से कंपैरिजन हो रहा है, ए नीचे बी ऊपर, गुना 100। थर्ड क्वेश्चन, ए की इनकम बी से कितना परसेंट कम है, तो बी की इनकम कितनी है, 150।
हम कंपेयर कर रहे हैं बी से। हमारा रूल सीधा है, जिस चीज को कंपेयर करना है उसको रखना है अपने न्यूमरेटर में, और जिस चीज से कंपेयर करना है उसको रखना है अपने डिनोमिनेटर में। बस इस चीज को हमने दिमाग में बिठाया। हमारा कंपैरिजन तीसरे क्वेश्चन में बी से है, तो बी को नीचे रखा 150। फिर कंपैरिजन क्या है भाई, कितना कम है, ये 120 और वो 150 है, कम कितना है 30 बाय 150 इंटू 100, इसको लिख दीजिए। आंसर कितना हो जाएगा 20%। 20% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम ये अपने क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। जो हमारा बेसिक आइडिया है यहां पर, क्या कंपेयर करना है न्यूमरेटर में, किस चीज से कंपेयर करना है डिनोमिनेटर में इंटू 100, आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे जो इसी पर बेस्ड है। अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो बिना किसी शॉर्टकट फॉर्मूले के, बिना किसी चीज के आप आंसर कर सकते हैं। ऑल्दो जहां जहां शॉर्टकट फॉर्मूला यूज होगा वो हम आगे करेंगे, बट अभी पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से करना सीखें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने ये कहा, एज इनकम इज 50% मोर देन बी। ए की इनकम बी से 50% ज्यादा है, तो बताइए बीज इनकम इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए। ये हमारा क्वेश्चन है। ए की इनकम बी से 50% ज्यादा है, तो आप ये बताइए बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है। ठीक है, अब देखो अगर हम जनरल सोच के देखें, अभी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सीधा करके देखेंगे। देखो किसको, ए का इनकम बी से ज्यादा है 50%, इसका मतलब ये तो क्लियर है, अगर बी की इनकम 100 रुपीज है तो इसके मुकाबले ए का इनकम कितना हो रहा है 150। ये तो हमें समझ में आ रहा है क्वेश्चन से। ठीक है, ये हमने मान लिया अपनी ओर से। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बी का इनकम ए से कितना परसेंट कम है। बताइए बी का इनकम ए से कितना कम है 50। कंपैरिजन किसके साथ करना है, ए के साथ में, तो बेस क्या रहेगा नीचे ए 150 इंटू 100। तो आपने इसे सॉल्व किया तो 1/3 कितना हो गया 33.33%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया हमने क्या किया। क्वेश्चन ये है अभी ए का इनकम बी से 50% ज्यादा है, तो मतलब बी 100 है तो ए कितना हो गया 150। हमें ये बताना है कि बी का इनकम ए से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है 50। कंपैरिजन किससे करना है, ए से। ए को नीचे रख दिया गुना 100, हमारा आंसर कितना हो गया 33.33%। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। आशिमा की सैलरी को पहले साल 20% इंक्रीज कर दिया गया। आशिमा की सैलरी को पहले साल 20% इंक्रीज कर दिया गया, इंक्रीज बाय 20%। कहता है नेक्स्ट ईयर बाय व्हाट परसेंटेज इट शुड बी डिक्रीज्ड, बाय व्हाट परसेंटेज इट शुड बी डिक्रीज्ड so that it becomes original salary of her, so that it becomes original salary or it becomes salary before change, salary before increase। ठीक है, मतलब एक कन्या है आशिमा, उसकी सैलरी को 20% बढ़ा दिया गया, तो कह रहा है कि अगले साल कितने परसेंट कम कर दें कि वो जितनी पहले सैलरी थी उतनी ही हो जाए। ठीक है, सोच के देखिए। मान लीजिए आशिमा की सैलरी कितनी थी पहले 100, अब कितनी हो गई 120, क्योंकि 20% का इंक्रीज कर दिया। अब क्वेश्चन ये है 120 में कितना परसेंट कम करा जाए कि 100 हो जाए। तो ये तो हमें साफ दिख रहा है अभी कितना कम करना है 20 कम कर दिया। किस में कम करना है 120 में, तो बाय 120 इंटू 100 सोल्व करेंगे 1/6 जाएगा। अब 1/6 एज ए फ्रैक्शन तो हमें याद है कितना था 16.66%। तो हम ये कह सकते हैं अभी कितना कम किया जाए कि उसकी सैलरी ओरिजिनल सैलरी के बराबर हो जाए। कितना आंसर हो जाएगा 16.66%। ठीक है, तो हमने इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर किया हमारे बेसिक फॉर्मूले से, बेसिक कॉन्सेप्ट से, कि आपने क्या कंपेयर करना और किससे कंपेयर करना है। अब इन दोनों क्वेश्चन का एक ही बेस है। इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए हम एक सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। ए की सेल इनकम में आपने R% का इंक्रीज, ए की इनकम बी से R% ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है, या आशिमा की सैलरी में R% का इंक्रीज किया गया। देखो दोनों केसेस में हमें इंक्रीज है। ठीक है, आपको ये बताना है कि पहले क्वेश्चन में कितना परसेंट कम है और इधर बताना है कितने परसेंट से कम किया जाए। तो आपका सीधा आंसर होता है R डिवाइड बाय
100 प्लस आर इंटू 100। इस छोटे से फॉर्मूले को याद कर लो, आपको आंसर फटाफट हो जाएगा देखते ही। कैसे? जैसे ए की सैलरी बी से 50% कम है, ज्यादा है, आपको बताना है बी की सैलरी ए से कितनी परसेंट कम है। सीधा आर की जगह 50 पुट करो, 50 बाय 150 इंटू 100। ठीक है, तो हम सीधा इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे जो हमने लिखा था 33.33%। राइट। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन था, आशिमा की सैलरी में पहले इंक्रीज करा, बताना है अब कितना डिक्रीज करा जाए। तो भी सेम फॉर्मूला है, आर परसेंट का इंक्रीज है, तो 20 बाय 120 इंटू 100 सेम आंसर आएगा। आंसर क्या बनेगा? 16.66%। ठीक है, तो ये हमारा पहला शॉर्टकट फॉर्मूला है। इन दोनों क्वेश्चंस पे आप देखते ही अप्लाई कर सकते हो। तो आंसर क्या रहा हमारा? 16.66% दूसरे क्वेश्चन का, और पहले क्वेश्चन का 33.33%। और फॉर्मूला क्या है? आर बाय 100 प्लस आर इंटू 100। ध्यान रखने की बात ये पर है कि यहां मोर दिया होगा और यहां आपको इंक्रीज होगा, दोनों केसेस में हम नीचे प्लस का साइन रखेंगे। ओके, चलो देखिए इसके बाद में अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं इसी फॉर्मूले का। अब बेटे सेकंड पार्ट अगर समझे इसी फॉर्मूले का तो ध्यान से देखिए क्या गिवन है आपको ये गिवन है, चीनू सैलरी इज 30% लेस देन शीनू सैलरी। ठीक है, हमारे पास दो बच्चे हैं, चीनू और शीनू। क्वेश्चन कहता है भी चीनू की सैलरी शीनू की सैलरी से 30% कम है, तो बताइए शीनू सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन चीनू। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, चीनू की सैलरी शीनू से 30% कम है। तो अगर हम वैसे समझे, मान लीजिए शीनू की सैलरी 100 है, तो चीनू की सैलरी कितनी होगी? 70। ये तो हम कह ही सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है भाई, शीनू की सैलरी चीनू की सैलरी से कितनी ज्यादा है? वैसे समझे तो कितनी ज्यादा है? 30। किससे ज्यादा? कंपैरिजन किससे हो रहा है? चीनू से। नीचे चीनू आ जाएगा इंटू 100, ये तो आप कह ही सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1/7 फ्रैक्शन क्या था? 14.28%। ये माइंड चलाना है आपने फास्ट। 1/7 फ्रैक्शन क्या था? 14.28%। हमारे पास क्या हो गया? 3/7, इसको 3 से गुना कर सकते हो, कितना हो जाएगा? 14 इंटू 3 क्या होता है? 42। तो आंसर क्या हो जाएगा? 42.84%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, शीनू की सैलरी चीनू की सैलरी से कितनी ज्यादा है? आंसर क्या होगा? 42.84%। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए रितिका एक लड़की है, रितिका की सैलरी को हमने 20% कम कर दिया। रितिका की सैलरी को हमने 20% कम कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन है भाई अगले साल कितना परसेंट इसको इंक्रीज किया जाए, ये वापिस से रितिका की सैलरी के बराबर हो जाए, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन समझाया। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम ऐसे तो कर ही सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? थोड़ा सा चेंज कर देंगे, आर बाय 100 माइनस आर इंटू 100। आर बाय 100 माइनस आर इंटू 100। जैसे हमें दिया हुआ है चीनू की सैलरी शीनू से 30% कम है, आपको बताना है शीनू की सैलरी कितना परसेंट ज्यादा है, तो कितना कम है? 30। तो आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे 30/70 इंटू 100। ठीक है, तो हम स्ट्रेट अवे इसी पॉइंट पर आगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 42.84%। ऐसे ही रितिका की सैलरी में आपने 20% का डिक्रीज किया, क्वेश्चन है कितना परसेंट इंक्रीज किया जाए, तो हम ये कह सकते हैं भाई 20 डिक्रीज किया, 20/100 माइनस 20 इंटू 100। राइट, तो क्या हो जाएगा ये? 20/80 इंटू 100। सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा 25%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप इट्स क्लियर। तो पहले पार्ट के अंदर हमने ये दो शॉर्टकट फॉर्मूले सीखे, जिसमें ये 4 तरह के बेसिक क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं। और इसके अलावा वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर बेसिक 6 स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अभी हम इन्हीं 6 बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर रहेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, समझिए क्वेश्चन ये कह दिया A इज 80% ऑफ B, B इज 20% मोर देन C। ठीक है, मतलब इसे हम एक तरह से चेन रूल में कहते हैं भाई A का कंपैरिजन B से बता रखा है और B का कंपैरिजन C से बता रखा है। ठीक है, ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट में है उसको 100 मानते हैं। परसेंटेज के अंदर कभी 100 मानने से परहेज नहीं करनी चाहिए।
लास्ट में कौन है, सी। हमने सी की वैल्यू को क्या अज्यूम कर लिया, 100। क्वेश्चन कहता है बी जो है वो सी से 20% ज्यादा है, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी, 120। ये तो हम कह ही सकते हैं, बी कितना हो गया, 120। अब है ए बी का 80% है, अब ए बी का 80% है तो हम 120 का 80% निकाल सकते हैं, कितना हो गया, 96। ठीक है। अब कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे ये पूछ सकता है बताइए ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सी। तो इसके लिए हमें ए और सी दोनों की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ए मेरे पास 96 है, सी कितना है, 100। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 96 100 का कितना परसेंट है, हम अपना आंसर कर सकते हैं, आंसर इज सेड टू बी 96%। ये आंसर हो गया। या आपसे ये पूछ सकता है सी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, सी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। ठीक है, अगर हमें ये 6 कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, भाई कितना ज्यादा है, 4, क्योंकि सी 100 और ए कितना है, 96, 4 ज्यादा है। कंपेयर किससे कर रहे हैं, क्वेश्चन से समझो, देन किसके साथ में, ए के साथ में, तो कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से। बाय 96 हो गया, इंटू 100 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए। 4 कितने में जाएगा, 24 पे, 4 कितने में जाएगा, 6 पे और 25 पे, तो हम कह सकते हैं 25/6, और आप इसे सोल्व करेंगे 4 1/6%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम अपने क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो 6 कॉन्सेप्ट आपको समझाए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस विल हेल्प यू आउट इन ऑर्डर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, अब ये अंडरस्टैंड करने के बाद अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा, 2 बेसिक फॉर्मूले हम यूज करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारा यूज होता है 2 बेसिक फॉर्मूले का, परसेंटेज इंक्रीज और सेकंड होता है परसेंटेज डिक्रीज। या इस कंसेप्ट को हम एक और नाम देते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कई बुक्स में ये नाम भी दिया होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, चलो ध्यान से समझिए पहले कॉन्सेप्ट को। छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं। मान लीजिए एक 200 एक नंबर है। ठीक है, आपने 200 में 25% का इंक्रीज करना है। 200 में कितना इंक्रीज करना है, 25% का, या कह दीजिए 20% का डिक्रीज करना है। 2 अलग अलग क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 25% का इंक्रीज करना है, सेकंड क्वेश्चन में 20% का डिक्रीज करना है। एक तरीका तो क्या है, आपने पहले 200 का 25% निकाल लिया, तो हमें पता है अभी 200 का 25% कितना होता है, 50, राइट। अब आप 200 में 50 ऐड कर दोगे, आंसर कितना हो गया, 250। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि 200 में 20% का डिक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 200 का 20% निकालेंगे। 200 का 20% कितना होगा, 40। अब 200 में से 40 को माइनस कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 160। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल। भी पहले आप जो भी परसेंट आपने चेंज करना है उसका वैल्यू निकाल दीजिए, या डिक्रीज करना है वैल्यू निकाल के माइनस कर दो। अब ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार एक साथ आपको एक से ज्यादा बार इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है परसेंटेज की टर्म में, या कैलकुलेशंस इस तरह की होती है जिनको निकालना, जनरल निकालना आसान नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम 2 बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। पहली चीज, अगर किसी भी नंबर के अंदर आपने R% का इंक्रीज करना है, जैसे मान लीजिए हमारा एक नंबर A है, हमें A के अंदर R% का इंक्रीज करना है, तो फाइनल इंक्रीज वैल्यू क्या लिखोगे, सीधा 100 प्लस R/100 कर दीजिए। 100 प्लस R/100, जहां R परसेंटेज में जैसे 20% है तो 100 प्लस 20/100 120/100 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने R% का डिक्रीज करना है, ऐसे अगर आपने R% का डिक्रीज करना है, तो हम माइनस कर देंगे A इंटू 100 माइनस R/100। इससे क्या एडवांटेज रहेगा, हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी जो हमारी माइनस करने के बाद आती है। ठीक है, अगर कहीं पर एक क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा बार चेंज है, जैसे मान लीजिए मेरा नंबर A है और A नंबर के अंदर हमें ये कहे पहले 20% का इंक्रीज करना है आपने, उसके बाद कहे आपने फर्दर 30% का डिक्रीज करना है, और A की वैल्यू दे दिया आपको, जैसे कह दिया A कितना 250 है,
तो आपको ये बताना है सॉल्व करने के बाद में आंसर कितना बनेगा। ठीक है, तो अब एक रूल तो ये कहता है कि पहले हम वैल्यू वाइज निकालें और फिर उसे सॉल्व करें, क्योंकि 250 भी एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू निकालनी आसान है, बट हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या रहता है, आप इसको कॉन्सेप्चुअली करिए। भाई 250 नंबर था, पहले आपने उसमें 20% का इंक्रीज किया, तो हमें पता है क्या करना है, सीधा 100 प्लस 20/100, जो सोल्व करके हमारा 120/100 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, उसमें 30% का डिक्रीज करना है। अगर 30% का डिक्रीज करना है तो हम इसे करेंगे 100 माइनस 30/100, जो सोल्व करके कितना बन गया, 70/100। ठीक है, बस अब आप इसे सोल्व कर दीजिए, सिंपल है, इजी, सोल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 कैंसिल आउट हो गया, 25 4 पे चला गया, 4 गया 3 पे, 70 into 3 कितना हो गया, 210। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ऐसा 2 बार चेंज करने के बाद हमारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 210 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज। अब मैथमेटिक्स के अंदर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर टर्म होती है, दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे 20% इंक्रीज है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 120/100, जिसको हम 1.2 कह सकते हैं। अगर 20% इंक्रीज है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 1.2। ठीक है, अगर 20% डिक्रीज है, अगर 20% डिक्रीज है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया, 100 माइनस 20/100, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 0.8। तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज में हम कहते हैं 1.2, डिक्रीज में क्या कहते हैं, 0.8, माइनस करना है बाय 100 तो है ही, तो दिस टर्म इज नेम्ड एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इस कंसेप्ट का यूज क्या है, इस कंसेप्ट को हम 3 तरह के बेसिक क्वेश्चंस में यूज करते हैं, पॉपुलेशन के क्वेश्चन में, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में। एक एक क्वेश्चन समझते हैं सो दैट आपको ये जो हमने फॉर्मूले लिखे याद भी हो जाए, एज वेल एज ये भी समझ में आ जाए किस तरह के क्वेश्चन में हम सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमें ये गिवन है, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन 1999 वाज 50,000। एक सिटी की पॉपुलेशन 1999 में कितनी थी, 50,000, राइट। एवरी ईयर इट इंक्रीजेज बाय 20%, हर साल ये 20% से इंक्रीज होती है। बताइए 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, आफ्टर 2 years पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंक्रीज है, 50,000 है, फर्स्ट ईयर 20% की इंक्रीज हुआ तो 120/100 कर दिया आपने। सिमिलरली सेकेंड ईयर भी कितना इंक्रीज हुआ, 20%, यहां भी हमने क्या करा, 120/100। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 0 कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ, 600 इंटू 120, तो 600, 7200, तो सोल्व करके 72,000 हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम ये कह सकते हैं 2 साल के बाद में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 72,000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दूसरे एस्पेक्ट से समझो। इसी क्वेश्चन को मैं आपको ये कहूं कि एक सिटी की प्रेजेंट पॉपुलेशन 72,000 है, एक सिटी की प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो 72,000 है। ठीक है, पिछले कुछ सालों से एवरी ईयर इट इंक्रीजेज बाय 20%, पिछले कुछ सालों से हर साल वो 20% से इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर। बताइए 2 years एगो कितनी होगी, 2 years एगो व्हाट इज द पॉपुलेशन, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। अब देखो कई बार हम गलती कर जाते हैं, हमें ये नहीं करना कि क्योंकि इंक्रीज हो रही है तो 2 साल पहले निकाले तो डिक्रीज कर दे, ऐसा नहीं कर सकते। हमें सिंपल मानना है 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी, x, पिछले 2 साल से कितनी इंक्रीज हो रही है, 20%। इसका मतलब पहले साल होगी 120/100, सेकेंड ईयर होगी 120/100, ऐसा 2 साल के बाद में यही पॉपुलेशन किसके बराबर होगी, 72,000 के इक्वल होगी। ठीक है, अब इसे सोल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, और जब आप x सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, 50,000 के इक्वल हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं 2 साल पहले सिटी की पॉपुलेशन कितनी थी, 50,000, 50,000 वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 2 years एगो। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर इंक्रीज वैल्यू दे रखी है, प्रीवियस वैल्यू निकालने के लिए कभी आप डिक्रीज नहीं करेंगे, हमें उसे इंक्रीज ही करना है।
हम 2 साल पहले की पॉपुलेशन मान लेंगे एक्स, और 2 साल से अगर वो इंक्रीज हो रही है तो हम इसे लिख देंगे एक्स इंटू 120/100, 120/100 सोल्व करेंगे, यहां से ये वैल्यू 50,000 हो जाएगी, 50,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, दो टर्म्स यूज की जाती हैं, एक होता है डेप्रिसिएशन और सेकंड टर्म होती है एप्रिसिएशन। जनरल मीनिंग है डेप्रिसिएशन से हमारा मीनिंग होता है डिक्रीज, एप्रिसिएशन से मीनिंग होता है इंक्रीज। ठीक है, मान लीजिए आपको ये बोला जाए यू हैव परचेज्ड ए कार फॉर 1 लाख रुपीज, इट डेप्रिसिएटेड एवरी ईयर बाय 20%, 20% का डेप्रिसिएशन है। बताइए 3 इयर्स के बाद में कार की वैल्यू कितनी होगी? आफ्टर 3 इयर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कार? तो हमारा क्वेश्चन सिंपल इतना ही है, 1 लाख कार की वैल्यू है, हर साल 20% से डेप्रिशिएट होगी, मतलब कितना होता चलेगा? हर साल 80%, मेक इट एज 80/100, सेकेंड ईयर भी 80/100 और थर्ड ईयर भी कितना हो जाएगा? 80/100। नाउ जीरो तो कैंसिल हो जाएंगी सारी, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 क्यूब 512 होता है, राइट, 2 जीरो लग जाएंगे पीछे, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? तो सोल्व करेंगे तो हम ये कह सकते हैं अभी 3 साल के बाद में कार की वैल्यू कितनी होगी? 51,200। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि जहां भी डेप्रिसिएशन है मतलब वो डिक्रीज है, और ऐसी जहां पर एप्रिसिएशन है इसका मतलब वो क्या चीज है? इंक्रीज। इंक्रीज है तो हम इसे लिख देंगे 100 प्लस R/100। ठीक है, तो दिस इज अवर कॉन्सेप्ट अबाउट परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज, जिसके अंदर हमने ये समझा कि अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में इंक्रीज करना है तो 100 प्लस R/100 कर देते हैं डायरेक्ट, अगर आपने डिक्रीज करना है तो आप उसे 100 माइनस R/100 कर देंगे, वहां से हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर डेप्रिसिएशन है तो वो माइनस में रहता है, हमेशा डिक्रीज होती है वैल्यू। अगर वहीं एप्रिसिएशन है तो वैल्यू हमेशा क्या रहती है? प्लस में रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीज। इस एस्पेक्ट के बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर एप्लीकेशन बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्टकट जिसको हम कहते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर। तो टॉपिक का जो नाम है, नेम ऑफ द टॉपिक इज सक्सेसिव परसेंटेज। टॉपिक का नाम क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। नेम ऑफ टॉपिक इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड भी किस तरह का टॉपिक है, क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, एज वेल एज इसकी एप्लीकेशन में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक नंबर है जिसकी वैल्यू 200 है। ठीक है, आपने क्या किया? 200 में पहले 20% का इंक्रीज कर दिया, 200 में पहले 20% का इंक्रीज कर दिया। अब 20% का इंक्रीज करने के बाद में आपने उसमें 30% का फिर इंक्रीज कर दिया, राइट। अब पहला तो क्वेश्चन यही है अभी, ऐसा चेंज करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? चेंज करने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो हमने अभी सीखा। सिंपल है, 200 लिखा, पहले 20% का इंक्रीज है, आपने लिखा 120/100, फिर 30% का इंक्रीज है, हमने लिखा 130/100। इसको सोल्व कर दिया, कितना हो गया? तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 156 का डबल 312। तो हम ये कह सकते हैं 200 से इंक्रीज होने के बाद में वैल्यू कितनी होगी? 312। क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है टोटल परसेंटेज चेंज कितना हुआ, क्योंकि जब हम चेंज कहते हैं तो वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ऑल्दो यहाँ इंक्रीज है, 200 से वैल्यू हमारी 312 होगी, हमें ये बताना है 200 से वैल्यू अगर 312 हो जाए तो परसेंटेज चेंज कितना है। ठीक है, आप सोचिए 200 से अगर 312 हो गया, इंक्रीज कितने का हुआ? 112 का, और बेस कितना था? 200 इंटू 100। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 56%। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना होगा? 56% होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, राइट। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जहां पर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है किसी भी नंबर के अंदर, तो हम क्या करते हैं? पहले अपना फाइनल नंबर निकालते हैं, फिर उसे स्टार्टिंग के नंबर से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि हमारा ओवरऑल चेंज कितने का हुआ? 56% का हुआ, राइट। अब
इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट मेथड होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर, अब ये 200 नहीं, या 100 होता, 150 होता, कोई भी नंबर होता, उस नंबर में पहले मैंने a% का इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज करा? a% का। अभी हम ले रहे हैं इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद मैंने उसी नंबर में b% का इंक्रीज करा, मतलब पहले a% का इंक्रीज करा, फिर कितना करा? b% का इंक्रीज। जैसे यहां करा, पहले a% का चेंज, फिर b% का चेंज। हमें ये बताना है क्वेश्चन में ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हुआ, ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। तो एक तो वे है, आप ऐसे करिए, शॉर्टकट अप्रोच है, आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। क्या अप्रोच है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। जैसे यहां देखो कितना चेंज है, 20%, फिर कितना है? 30%। तो हमने लिखा पहले 20, फिर 30 प्लस 20 इंटू 30 बाय 100। अब 20 प्लस 30 कितना हो गया? 50। और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6। अब 50 प्लस 6 कितना हो गया? 56। क्योंकि आंसर मेरा प्लस में है, इसका मतलब इंक्रीज है, तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं ओवरऑल चेंज कितना होगा? 56% इंक्रीज, जो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आंसर क्या लिख सकते हैं? 56% इंक्रीज। क्या समझ में आता है? फॉर्मूला जो हमारा बन जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाय 100, ठीक है। जहां पर हम ये कह सकते हैं अगर इंक्रीज है तो वो प्लस में रहेगा, डिक्रीज है तो किस में रहेगा? माइनस में। क्योंकि इसी क्वेश्चन में अगर चेंज कर दिए जाए तो परसेंटेज चेंज इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से चेंज हो सकती है। जैसे मैं 4 केसेस आपको बताता हूं। लेट अस स्टार्ट विद, भाई ये ए है और ये बी है, परसेंटेज में हमें दे रखा है, ठीक है। पहले केस में गिवन है भाई ए 20% इंक्रीज होता है, ऊपर की तरफ ले गया मैं, मतलब इंक्रीज है। बी 40% इंक्रीज होता है। ए 20% इंक्रीज होता है, बी 40% इंक्रीज होता है। सेकंड केस लेते हैं, ए 20% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और बी जो है वो 40% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। थर्ड केस लेते हैं, ए 20% डिक्रीज हो रहा है और बी 40% इंक्रीज हो रहा है। फोर्थ केस है, ए 20% डिक्रीज होता है, बी 40% डिक्रीज होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बेस पे हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं, राइट। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ध्यान हमें इतना रखना है, अगर किसी वैल्यू में इंक्रीज है तो वो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, दोनों इंक्रीज है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 प्लस 40 प्लस 20 इंटू 40 बाय 100, जिसको वैसे तो आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर हो गया? 68%। प्लस में आ रहा है तो हम कह देंगे भी ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना होगा? 68% का इंक्रीज होगा। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन में ए में इंक्रीज है, बी में डिक्रीज है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? 20 माइनस 40, क्योंकि ये डिक्रीज है तो क्या लिखेंगे? -40। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई होना है, एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का है। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा, -20 इंटू 40 डिवाइड बाय 100, ठीक है। सोल्व करेंगे, 20 माइनस 40 कितना हुआ? -20। यहां से सोल्व करेंगे कितना आएगा? -8। तो -28 आ गया, तो आंसर क्या लिख दोगे? 28% डिक्रीज। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं टोटल डिक्रीज कितना हुआ? 28% डिक्रीज। ऐसी थर्ड क्वेश्चन है, ए में 20% का डिक्रीज है, बी में 40% का इंक्रीज है। तो मतलब पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे? -20 प्लस 40 -20 इंटू 40 बाय 100, ठीक है। सोल्व करिए, 40 माइनस 20 कितना होगा? 20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -8, 20 माइनस 8 कितना होगा? 12। 12 का मतलब कितना इंक्रीज है? 12% का। तो हम ये कह सकते हैं इंक्रीज कितना होगा? 12% का। थर्ड क्वेश्चन है, पहले डिक्रीज है फिर भी डिक्रीज है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? -20 -40। अब दोनों नंबर माइनस के हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, +20 इंटू 40 डिवाइड बाय 100, तो -60 प्लस 8, ठीक है, -52। तो हम लिख सकते हैं कितना परसेंट का डिक्रीज है? 52% का डिक्रीज है। ये हमारा आंसर होगा। आई होप इट्स क्लियर। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालने के लिए
चार कॉन्सेप्ट हो गए, या तो दोनों में इंक्रीज है, या एक में इंक्रीज है दूसरे में डिक्रीज है, या पहले में डिक्रीज है सेकंड में इंक्रीज है, या दोनों में डिक्रीज है। अगर ऐसा हो जाए उस केस में हम इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे अपना आंसर निकालने के लिए। जहां डिक्रीज है वो साइन माइनस में हो जाएगा, और जब वो ए बी बाय 100 करेंगे तो अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस रहेगा, एक प्लस एक माइनस क्या तो माइनस रहेगा, ठीक है। या दोनों डिक्रीज है तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू प्लस हो जाएगी। सोल्व करके हम अपना आंसर 52% डिक्रीज कह सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड मतलब दो की जगह तीन हो जाए, दो की जगह तीन हो जाए तो क्या रूल लगाएंगे, तो क्या रूल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी तक तो हमने दो का केस देखा, सपोज एक सी को और ऐड कर दिया जाए। मान लीजिए कि सी कहता है 50% इंक्रीज हो रहा है, सी कह रहा है 50% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हमें ओवरऑल चेंज बताना है कितना चेंज होगा, ओके। अब देखो वैसे तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला है बट वो थोड़ा सा बड़ा है, आई एम मेंशनिंग इट, आप याद कर सकते हैं करना चाहे, बट उसके लिए एक मेथड और भी है। फॉर्मूला क्या कहता है, सिंपल, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय 100 प्लस ए बी सी बाय 10,000। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय 100 प्लस एबीसी बाय 10,000, जहां पर एबीसी मेरे चेंज है, ठीक है। अगर इंक्रीज है तो प्लस रहेगा, डिक्रीज है तो माइनस रहेगा। बट इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करना चाहते हैं वो हमें क्या करना है, अगर इसके थ्रू जाएंगे तो हमें सारी वैल्यू को लिखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट करना चाहें, आप इन तीनों में से किन्हीं दो को ले लो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने इन दोनों को लिया, दोनों को सोल्व किया तो मेरा आंसर कितना बना था, 68% आया था पिछले क्वेश्चन में। 20 प्लस 40 प्लस 20 इंटू 40 बाय 100 कितना आंसर बना, 68%। अब आपके पास जो थर्ड वैल्यू है 50, अब उसके साथ इसे करिए, ये प्लस में है, इंक्रीज है, ये भी प्लस में है, प्लस 50 प्लस 68 इंटू 50 बाय 100, ठीक है। हमें इसे सॉल्व किया, 52 पे जा रहा है, 2 कितने पे जाएगा, 34 पे। ऐड कर दीजिए, कितना बना ये 118 प्लस 34, ठीक है। 8 4 12 टू कैरी 1 4 1 5 1। तो व्हाट वी कैन से, ओवरऑल परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू 152%। तो हम ये कह सकते हैं अगर एक नंबर में पहले 20% का इंक्रीज किया जाए, फिर 40% का इंक्रीज किया जाए, फिर 50% का इंक्रीज किया जाए, उस केस में अगर आपको ओवरऑल परसेंटेज चेंज फाइंड करना है तो व्हाट वी कैन से, हम ये कह सकते हैं ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 152%, ठीक है। एक और एग्जांपल लें, इसको लीजिए, पहले 20% का डिक्रीज है, फिर 40% का डिक्रीज है, और फिर 50% का इंक्रीज है। तीन चेंज है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, चाहे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, चाहे इन दोनों को ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने इन दोनों को लिया तो क्या बना पहले केस में, -20 -40 प्लस 20 इंटू 40 बाय 100, ठीक है। इसे सॉल्व कर देंगे तो -60 प्लस 8, यहां से -52 हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं 52% का डिक्रीज है। अब 50% का इंक्रीज है, ठीक है। तो माइनस, तो उसके बाद फॉर्मूला वाइज क्या लिखोगे, -52 प्लस 50 -52 इंटू 50 बाय 100, ठीक है। 52 पे जाएगा, 2 कितने पे जाएगा, 26 पे। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, 52 और 26 कितना हो गया, -78 प्लस 50 -28 आ गया। तो ओवरऑल आंसर लिख देंगे 28% डिक्रीज। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। क्या करना है, अगर 3 बार है या 4 बार है तो आप 2-2 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। या हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, यहां से भी आंसर सेम रहेगा। ध्यान ये रखना है, जहां इंक्रीज है वहां प्लस का साइन लगाएंगे, जहां डिक्रीज है वहां प्लस की जगह माइनस का साइन लगाएंगे। उसके अकॉर्डिंगली हम अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को अंडरस्टैंड करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हम समझेंगे, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज। एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज मतलब कि सक्सेसिव परसेंटेज का जो फॉर्मूला हमने सीखा, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100,
इस कंसेप्ट का यूज कहां पर होगा, किस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। एक टाइप के क्वेश्चन तो हमने सीख लिए, जब एक ही नंबर में एक से ज्यादा बार का परसेंटेज चेंज होगा वहां पर हम सक्सेसिव परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इसके अलावा वी हैव, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हम इसे यूज करते हैं। एक एक करके अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए रेक्टेंगल, हमारे पास एक रेक्टेंगल है और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, क्वेश्चन ये है अगर लेंथ में 20% का इंक्रीज कर दिया जाए, ब्रेड्थ में 30% का इंक्रीज कर दिया जाए, लेंथ में 20% का इंक्रीज कर दिया जाए, ब्रेड्थ में 30% का इंक्रीज कर दिया जाए, तो बताइए टोटल परसेंटेज चेंज एरिया में कितना होगा। टोटल परसेंटेज चेंज इन एरिया ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए कैसे कर सकते हैं। एज ए जनरल हम ये मान सकते हैं लेंथ को 100 मान लिया, ब्रेड्थ को 100 मान लिया, तो एरिया कितना हो जाएगा 100 इंटू 100, वी मेक इट एज 10,000। अब कहता है लेंथ में आपने 20% का इंक्रीज किया, तो 100 में 20% इंक्रीज करने के बाद कितना हुआ 120, ब्रेड्थ कितना हो गया 130। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करा 15600, एरिया कितना आ गया 15600। पहले एरिया कितना था 10,000, अब कितना हुआ 15,600। हमें ये बताना है परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 5600, कितने में चेंज हुआ 10,000 में इंटू 100। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना होगा 56%। राइट, या आप ये मान लीजिए लेंथ एक्स है ब्रेड्थ वाई है, उससे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना रहेगा 56%। कॉन्सेप्ट हमारा ये है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर दो या दो से ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई में है, दो या दो से ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई में है और इनमें अलग अलग परसेंटेज चेंज आपको गिवन है, मान लीजिए पहले में A% का चेंज है, दूसरे में B% का चेंज है, दोनों में इंक्रीज है डिक्रीज है, जैसा भी क्वेश्चन है, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालने के लिए we apply the concept of successive percentage change which is A plus B plus AB by 100। दो से ज्यादा है तो जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे पढ़ा, तीन हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे A plus B plus AB by 100। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर लेंथ में 20% का इंक्रीज है, ब्रेड्थ में 30% का इंक्रीज है, हमें ओवरऑल चेंज बताना है, तो हम कह सकते हैं 20 plus 30 plus 20 into 30 by 100। जब आप इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 56%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, यहां से भी सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आता है 56%। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फार्मूला है इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऐसे हर क्वेश्चन में है जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मल्टीप्लाइड है। राइट, अब हम ये देखेंगे कहां कहां पर किन किन फॉर्मूलेज के अंदर इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। समझिए, वन बाय वन। पहला हमने लिया एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ सर्कल जिसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए इंटू ए इंटू ए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, सिमिलरली टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस into quantity। Total expenditure is price, number of item purchased into quantity। Total revenue number of tickets sold into price of a ticket।
मींस कोई भी ऐसा फॉर्मूला जहां पर चीजें मल्टीप्लाई में है वहां पर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। जैसे कि करके समझे, मान लीजिए आपको मैं कहूं स्क्वायर की साइड में 20% का इंक्रीज है, स्क्वायर की साइड में आपने 20% का इंक्रीज किया, बताइए स्क्वायर के एरिया में कितने परसेंटेज का चेंज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस साइड में अगर 20% का इंक्रीज करते हैं तो 20 इधर इंक्रीज हुआ, 20 इसमें हुआ, तो हमें ओवरऑल निकालना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो हम इसे लिख सकते हैं 20 प्लस 20 इंटू 20 बाय 100। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 44%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्लस में आएगा तो आंसर हो जाएगा 44% इंक्रीज, माइनस में आएगा तो डिक्रीज। ठीक है, ऐसे ही सर्कल के केस में मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजेज बाय 20%। सर्कल की रेडियस में 20% का इंक्रीज है, बताइए सर्कल के एरिया में कितना परसेंटेज का चेंज होगा। पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 20 प्लस 20 इंटू 20 बाय 100, आंसर कितना हो जाएगा 44%। राइट, ऐसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्राइस में इंक्रीज दिया हुआ परसेंटेज का, क्वांटिटी में चेंज है, ओवरऑल बताना है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। राइट, अब एक चीज यहां पर ध्यान रखेंगे, पैरामीटर के क्वेश्चन में हम इसे नहीं अप्लाई कर सकते। पैरामीटर के क्वेश्चन में उतना ही एप्लीकेशन है जैसे कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में सेम परसेंटेज का चेंज है, अगर तो सेम चेंज है परसेंटेज में, उस केस में तो पेरीमीटर उतने ही परसेंटेज से चेंज हो जाएगा। मान लीजिए लेंथ 20% से इंक्रीज है, ब्रेड्थ 20% से इंक्रीज है, क्वेश्चन पूछा गया बताइए पेरीमीटर में कितने परसेंटेज का चेंज होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर 20% होगा। ठीक है, अगर वो अलग अलग है, अगर वो अलग अलग है, उस केस में हम अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते, आंसर आपको कैन नॉट बी डिटरमाइंड रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में अगर ओवरऑल परसेंटेज चेंज गिवन है, लेंथ या ब्रेड्थ में से किसी एक चीज का गिवन है, तो आप दूसरी वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन ये है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपको ये मेंशन किया जाए कि लेंथ में हमने 40% का इंक्रीज किया, ओवरऑल जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 50% से इंक्रीज हुआ, तो आपको ये बताना है ब्रेड्थ में कितना परसेंटेज का चेंज किया। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा ये है, लेंथ, एक रेक्टेंगल की लेंथ में हमने 40% का इंक्रीज किया, रेक्टेंगल का एरिया 50% से इंक्रीज हुआ, बताइए ब्रेड्थ में कितना चेंज होगा। हम ये अज्यूम कर लेंगे ब्रेड्थ में कितना चेंज हुआ, x% का। ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए, ओवरऑल चेंज इक्वल टू 40 प्लस x प्लस 40 इंटू एक्स बाय 100। सोल्व कर दीजिए, इधर आ जाएगा 10 इक्वल टू 2/5 7/5x। ठीक है, और x की वैल्यू हो जाएगी 50/7%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम ये कह सकते हैं, अगर ओवरऑल एरिया चेंज 50% है, लेंथ में 40% का इंक्रीज है, ब्रेड्थ में आपको चेंज निकालना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है, जिस चीज में आपको चेंज निकालना है उसे x मान लीजिए, यहां से हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है, समझिए, उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है, उसे यूज करेंगे। ऑल्दो इसके थ्रू भी जा सकते हैं, बट बेटर है शॉर्टकट यूज करना। जैसे आपको मालूम है एक्सपेंडिचर जो है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर किसी भी चीज का किसके इक्वल है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। कितना प्राइस और कितनी आपने परचेज करी, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन ये है, प्राइस ऑफ ऑयल increases by 25%, by what percent quantity purchased to be decreased, quantity purchased to be decreased so that expenditure रिमेन्स सेम, एक्सपेंडिचर सेम रहे, ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब कि इन दोनों में से किसी एक चीज के अंदर हमें परसेंटेज इंक्रीज गिवन है। अभी हम देखेंगे, पहले परसेंटेज इंक्रीज गिवन है,
ओवरऑल एक्सपेंडिचर सेम है, कोई चेंज नहीं, इसका मतलब ये तो क्लियर है, अगर प्राइस में इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, क्वांटिटी में डिक्रीज करेंगे तो प्राइस इंक्रीज होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो पहला केस हम लेते हैं जब इंक्रीज गिवन है, जब हमें इंक्रीज गिवन है। ठीक है, तो बेटर सीधा सा आंसर करने का तरीका है, जो फॉर्मूला हमने पहले सीखा था R/100 प्लस R/100 उसे यूज करेंगे। मान लीजिए प्राइस में 25% का इंक्रीज है, इसे R% मान ले, हमें बताना है क्वांटिटी में कितना डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज जो क्वांटिटी में परसेंटेज होगा, अगर ओवरऑल सेम है तो फॉर्मूला विल बी R/100 प्लस R इंटू 100। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 25 गिवन है तो वी मेक इट एज 25/125 इंटू 100, इसे सॉल्व कर दीजिए 5, इट इज इक्वल टू 20%। तो हम ये कह सकते हैं अगर प्राइस में 25% का इंक्रीज है तो क्वांटिटी में कितने परसेंट का डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा 20% का। अब इसको आप किसी भी उस पर यूज कर सकते हैं, मान लीजिए हो जाए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो है दिस इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्वेश्चन कहा जाए लेंथ में 20% का इंक्रीज किया गया है और एरिया सेम है, बताइए ब्रेड्थ में कितना परसेंटेज का डिक्रीज होगा, तो हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा R/100 प्लस R इंटू 100। ठीक है, और अगर इसकी जगह पर इंक्रीज की जगह पे अगर डिक्रीज गिवन हो, व्हेन डिक्रीज इज गिवन, ठीक है, और हमें आंसर में जो निकालना है वो हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। जब डिक्रीज गिवन हो और हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, उस केस में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा R/100 माइनस R इंटू 100। इन दैट केस माई फॉर्मूला वुड बी R/100 माइनस R इंटू 100। ठीक है, जैसे आपने परसेंटेज, आपने क्वेश्चन गिवन है कि प्राइस में 25% का डिक्रीज कर दिया, बताइए क्वांटिटी परचेज में कितना परसेंट का इंक्रीज करें कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहे, तो हम यहाँ 25/75 इंटू 100 कर देंगे, दैट इज 1/3 इंटू 100, 33.33% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइडिया इज वेरी सिंपल, किसी भी ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहां पर एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी की मल्टीप्लीकेशन है, जिन दो क्वांटिटी की मल्टीप्लीकेशन है उसमें किसी एक क्वांटिटी में या तो आपको परसेंटेज इंक्रीज देगा या परसेंटेज डिक्रीज देगा, और आपको ये कहेगा कि ओवरऑल पे इफेक्ट नहीं पड़ा, ओवरऑल पे इफेक्ट 0 है। आपको ये बताना है दूसरी क्वांटिटी में कितना परसेंटेज का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ऐसे हर क्वेश्चन के अंदर अगर इंक्रीज हमें गिवन है और डिक्रीज निकालना है तो हमारा फॉर्मूला रहेगा R/100 प्लस R इंटू 100। ठीक है, और अगर आपको डिक्रीज गिवन और इंक्रीज निकालना है तो आपका फॉर्मूला रहेगा R/100 माइनस R इंटू 100। ये एक सक्सेसिव परसेंटेज का एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमने ऐसे सभी तरह के क्वेश्चन देखे जिसके अंदर हमें एरिया गिवन हो, लेंथ ब्रेड्थ का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ये हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, राइट। इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर के अंदर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस। परसेंटेज के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, हम एक एक करके उन प्रॉब्लम को समझेंगे सो दैट आपको एक कंप्लीट आइडिया क्लियर हो पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करें। सबसे पहला जो टाइप आता है ये हमारा मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मार्क्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे समझिए हमें गिवन है रेनू गेट्स 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 5 मार्क्स। ठीक है, इफ शी गेट्स 35% मार्क्स, शी गेट्स 5 marks more than passing marks. 5 marks more than passing marks। 3 तरह के क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है आपके पेपर का मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ योर पेपर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द पासिंग मार्क्स, और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज, राइट। तो देखो करने के लिए 2 अप्रोचेज है। पहला अप्रोच है जनरल, हमने मान लिया हमारे मार्क्स कितने हैं, पेपर के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं x, हमारे 30% मार्क्स आएंगे x इंटू 30/100, और हम 5 मार्क्स से फेल है, 5 ऐड करते हैं तो पास हो जाएंगे, दैट्स माय पासिंग मार्क्स।
वही अगर मैं 35% मार्क्स लूं तो व्हेन आई गेट 35% मार्क्स x इंटू 35/100, तो मेरे पासिंग मार्क्स से 5 मार्क्स ज्यादा है, इसमें से 5 लेस कर दिया जाए, आई गेट स्टिल पास, इट्स माई पासिंग मार्क्स, राइट। अब इसको कंपेयर करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन। ये इधर आ जाएगा, कितना बना 10 इक्वल टू 5x/100, सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू 200 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पेपर के मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 200, राइट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हम अप्रोच यूज करेंगे बहुत सिंपल सा। देखिए पहले केस में आपके कितने मार्क्स है 30%, अब कितने आते हैं 35। कितना परसेंट का चेंज है 5% का, आप इसे कह सकते हैं कितना चेंज है 5% का। पहले केस में आपके 5 मार्क्स से आप फेल हैं, सेकंड केस में आपके पासिंग मार्क्स से 5 मार्क्स ज्यादा हैं। इसका मतलब मार्क्स में चेंज कितना हो रहा है, पहले आप 5 नंबर कम थे, अब आप 5 मार्क्स आगे हैं, इसका मतलब मार्क्स में चेंज कितना है 10। हम ये कह सकते हैं 5% ऑफ द मार्क्स आर इक्वल टू 10, राइट। आंसर में हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स हमेशा क्या होते हैं 100%, तो 5% की वैल्यू अगर 10 है तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो आप इसे 20 से गुना करेंगे, 20 को भी 20 से गुना कर दीजिए, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 200। मतलब इक्वेशन बनाने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही ये समझिए दोनों में डिफरेंस कितना है, कितने परसेंटेज का डिफरेंस है। फिर आप ये देखो क्या ये दोनों सेम साइड में, नो अपोजिट में। पहले 5 मार्क्स से आप फेल थे, अब आपके पासिंग मार्क्स से 5 मार्क्स ज्यादा है, मतलब हम क्या करेंगे 5 + 5 को ऐड कर लेंगे, 10 हो गया। और आप सिंपल कहेंगे भी 5% की वैल्यू 10 है, इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी है 200। तो हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 200। अब हमें पासिंग मार्क्स निकालने, बहुत इजी भाई। 200 मैक्सिमम मार्क्स है, 30% जब मार्क्स आते थे, 200 का 30% कितना हो गया 60। आज 5 मार्क्स से फेल है, इसका मतलब 65 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है, तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे 65। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको पासिंग परसेंटेज निकालना है। 200 में से पासिंग मार्क्स अगर 65 है तो पासिंग परसेंटेज हो जाएगा 65/200 इंटू 100, राइट। इसे आप सोल्व कर दीजिए, 32.5% इज माई पासिंग परसेंटेज। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन है जो हमारा मार्क्स से डील करता है, जिसमें हमें सिंपल इतना ही ऑब्जर्व करना होता है कि परसेंटेज चेंज इन द मार्क्स कितना है और उसका टोटल एब्सोल्यूट मार्क्स पे कितना इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए। ये एक जनरल क्वेश्चन है जो आपको एडवाइस करता है परसेंटेज में 100 अज्यूम करने से हेजिटेट नहीं करना चाहिए। जैसे इट इज गिवन दैट इन ए क्लास 40% स्टूडेंट आर बॉयज, 20% ऑफ बॉयज एंड 30% ऑफ गर्ल्स फेल्ड। Question is find what is the passing percentage of the class. Passing percentage of class. क्लास की passing percentage कितनी है, कितना परसेंट स्टूडेंट जो है वो क्लास में पास हुआ, राइट। अब देखो हमें गिवन है 40% बॉयज है, तो इट्स आपको वेट नहीं करना, सिंपल अज्यूम करिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100, उसमें से बॉयज कितने होंगे 40, गर्ल्स कितनी होंगी 60। पहला स्टेप। 20% बॉयज फेल है तो पास कितने होंगे 80%, ये बात क्लियर है। 20% फेल है तो पास है 80%, 80% पास है मतलब कितने पास हो गए 32। 30% गर्ल्स फेल है तो पास कितनी होंगी 70%, 70% है तो 60 का 70% कितना हो गया 42। मतलब पूरी क्लास में पासिंग स्टूडेंट कितने हैं 74। क्योंकि हम इसे 100 में से ही काउंट कर रहे हैं तो हमारा ओवरऑल पासिंग परसेंटेज कितना हो गया 74%। तो वी कैन से दैट आंसर टू माई क्वेश्चन इज 74%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझो व्हाट वी हैव डन। हमने अज्यूम किया 100 स्टूडेंट है क्लास में, बॉयज कितने हैं 40, गर्ल्स कितनी है 60। अब बॉयज में 20% स्टूडेंट फेल है, पास कितने 80%, 40 का 80% निकाला हमने 32। गर्ल्स 30% फेल है तो पास कितनी है 70%, 60 का 70% हो गया 42। टोटल पास कर लिए 74। तो 100 में से अगर 74 स्टूडेंट पास हैं तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल पासिंग परसेंटेज कितना होगा 74%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
इसके बाद थर्ड वैरायटी का जो क्वेश्चन है ये डील करता है इनकम एक्सपेंडिचर से। थर्ड वैरायटी का जो क्वेश्चन होता है ये डील करता है इनकम एक्सपेंडिचर से, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, जिसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज 5:3, या कह देगा ए मैन स्पेंड्स 80% ऑफ द इनकम या 60% ऑफ द इनकम, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, हमने लिखा रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना है 5:3। नेक्स्ट ईयर इनकम इंक्रीजेस बाय 30% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%। क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। ठीक है, या यही क्वेश्चन ऐसे हो जाता ए मैन स्पेंड्स 60% ऑफ द इनकम। ठीक है, और फिर ये कह दे भाई इनकम अगले साल 30% से इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर 10% से इंक्रीज हुआ, बताइए सेविंग में परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो बिल्कुल वेट करने की जरूरत नहीं है। लेट अस से इनकम 5 और एक्सपेंडिचर कितना है 3, सेविंग क्या होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 2 होगी। ठीक है, अगले साल इनकम बढ़ा 30% से, तो 5 का 30% होता है 1.5, तो इनकम कितना हो जाएगा 6.5। ऐसे ही एक्सपेंडिचर बढ़ा 10% से, 3 का 10% कितना होता है 0.3, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 3.3। ठीक है, अब माइनस कर लीजिए इसमें से कितना हो जाएगा 3.2, मतलब पहले साल सेविंग 2 थी, अब सेविंग कितनी है 3.2। हमारा क्वेश्चन है 2 से जो 3.2 हुआ उसमें परसेंटेज चेंज कितना है, कितना इंक्रीज हुआ 1.2 का, किसमें हुआ 2 में इंटू 100। ठीक है, इसे डिवाइड कर दीजिए, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 60%। तो हम ये कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन सेविंग कितना होगा 60%, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल 5x लिया 3 आपने 5 और 3 लिया, इसी में ही चेंज कर लो, 50-30 भी मान सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, अदरवाइज कैसे भी करिए आपका आंसर होगा। ऐसे ही इसी का पार्ट 2 है, जैसे 60% ऑफ इनकम स्पेंड करता है, तो मान लीजिए इनकम 100 है, कितना स्पेंड करता है 60। ठीक है, तो सेव कितना करता होगा 40, ये हमने पहले देखते ही कह दिया। अब इनकम कितना बढ़ रहा है 30% से, मतलब 130 हो गया। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है 10% से, कितना हो गया 66। अब सेविंग निकाल सकते हैं हम लोग, 130 में से हमने 66 माइनस कर लिया। ठीक है, कितना हुआ 34 और 30 64। पहले सेविंग कितना था 40, अब कितना हुआ 64। इंक्रीज कितना हो रहा है 24/40 इंटू 100। इसे आप सोल्व करिए, दिस इज इक्वल टू 60%। तो हम ये कह सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द पर्सन कितना हो रहा है इन द सेविंग 60%। 60% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट, फिर इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और भी आता है इसमें, समझिए ध्यान से क्या क्वेश्चन हो सकता है। ए मैन स्पेंड्स या ए मैन नहीं, यहां 2 पर्सन्स की बात करें, लेट अस टॉक अबाउट 2 पर्सन्स। हमारे पास में 2 पर्सन्स हैं, फर्स्ट वन इज राम, सेकेंड वन इज श्याम। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है राम अपनी इनकम का 80% स्पेंड करता है, श्याम अपनी इनकम का 60% स्पेंड करता है। ठीक है, फिर हमें ये कह दिया इट इज गिवन दैट सेविंग ऑफ राम इज, राम की जो सेविंग है 40% ऑफ श्याम सेविंग्स, 40% ऑफ सेविंग्स ऑफ श्याम। राम की सेविंग श्याम की सेविंग की 40% है। ठीक है, अब इसके बेस पे आपको ये बताना है राम और श्याम की इनकम का रेशो कितना होगा, राम और श्याम की इनकम का रेशो कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है,
तो देखो आप क्या कर सकते हैं, जैसे राम 80% स्पेंड करता है, इसका मतलब राम की इनकम अगर 100x है तो स्पेंड कितना करता है 80x, तो सेव कितना करता है 20x। फिर शाम 60% स्पेंड करता है तो y मानना पड़ेगा 100y, 60y कितना सेव करता है 40y। ये आपने कह दिया। क्वेश्चन है राम जो है वो शाम की सेविंग का 40% स्पेंड, राम की सेविंग शाम की सेविंग की 40% है, तो राम की सेविंग कितनी है 20x, ये शाम की सेविंग की 40% है, तो 40y इंटू 40y 100। ठीक है, इसे हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे तो यहां से x बाय y का वैल्यू आ जाएगा 16/20, जिसको हम कह सकते हैं 4/5। मतलब हम ये कह सकते हैं अगर x 4 है तो y कितना होगा 5, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, x 4 है तो राम की इनकम कितनी है 400, y 5 है तो शाम की 500, तो रेशियो कितना हो गया 4:5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन के अंदर जहां भी एक्सपेंडिचर की बात है तो आप इनकम को 100x या 100 मान के वैल्यू वाइज स्टेट कर दीजिए। यहां हमने 100x या y इसलिए अज्यूम किया क्योंकि ये रिलेशन हमें देना है, हमें क्वेश्चन के अंदर x और y के अंदर एसोसिएशन को फाइंड करना है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। अगर दो रिलेशन नहीं होते तो x y मानने की कोई जरूरत नहीं थी, सिंपल निकाल सकते थे। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा उनके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। Then we have third variety question. Sorry, then we have, after this we have third variety question. Very important question based on the concept of remaining. Conceptual understanding बनाइए। A man spends 40% income on food, 20% of remaining on education, and 25% of remaining on entertainment. And finally left out amount he saves, that is equal to 7,200 per month. That was the savings of the man. ठीक है, क्वेश्चन है बताइए व्हाट इज द इनकम ऑफ द पर्सन। मतलब ध्यान समझिए क्या क्वेश्चन है। देयर इज ए मैन, एक आदमी है, वो अपनी इनकम का 40% फूड पे स्पेंड करता है, बचे हुए पैसे का 20% स्पेंड करता है एजुकेशन पे, और बाकी जो पैसा बच गया उसका 25% स्पेंड करता है एंटरटेनमेंट पे, और उसके बाद जो फाइनली पैसा बचता है वो 7,200 रुपीज है। तो क्वेश्चन ये है, आपने ये बताना है कि राम की टोटल इनकम कितनी है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कई सारी अप्रोच हो सकती है। एक अप्रोच तो है आप टोटल इनकम को 100x मान लीजिए, फिर पहले आप स्पेंड करिए फूड पर, फिर माइनस करिए, फिर बचे हुए का 20% निकालिए। एक लॉन्ग प्रोसेस है। हम बिल्कुल सिंपल बात समझेंगे। हमने अज्यूम कर लिया राम की इनकम x है, मान लिया राम अगर अपनी इनकम का 40% फूड पर स्पेंड करते तो बचा हुआ अमाउंट कितना होगा 60%। आप अपनी टोटल इनकम का 40% अगर एक चीज पर स्पेंड कर देते हैं तो कितना पैसा बचेगा आपके पास में 60%। तो आप यहां लिखेंगे सिंपल 100 माइनस 40/100। अभी मैं लिख रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट लिखे तो आप सीधा 60 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। अब भूल जाइए फूड को, भूल जाइए। अब ये है इतना पैसा मेरे पास है, इसका 20% मैंने एजुकेशन पे स्पेंड किया, कितना बचेगा 80%। ठीक है, अब 80% बचेगा तो मुझे क्या लिखना है प्रैक्टिकली 100 माइनस 20/100 एज ए कॉन्सेप्ट इतना ही होगा, राइट। अब आप भूल जाइए एजुकेशन को। अब टोटल पैसा ये है हमारे पास में, इसका 25% आप स्पेंड करते हैं एंटरटेनमेंट पे, कितना बचेगा 75 बच जाएगा। इसका मतलब आप इसे अगर लिखें तो क्या लिखेंगे 100 माइनस 25/100, और ऐसा करने के बाद टोटल पैसा कितना बचा 7,200, ये बच गया। अब मुझे x निकालना है, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल x इंटू, नहीं तो पहले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 80/100, ये कितना हो जाएगा
दैट इज 60/100 पहला स्टेप, ठीक है। ये कितना हो गया 80/100 और ये कितना हो गया 75/100 और टोटल वैल्यू कितनी है 7200, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, जीरोस आर कैंसिल्ड आउट, देन आई कैन से 25 3 25 4 4 विल गो ऑन 2, राइट। 2 3 6 एंड 6 36, इट विल गो ऑन 2, तो यहाँ 200 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20,000। तो हम ये कह सकते हैं पर्सन की इनकम कितनी है 20,000, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, जो हमारा रिमेनिंग पर बेस्ड होता है, जिसके अंदर हमने कुछ पैसा स्पेंड किया, फिर बचे हुए का कुछ और पैसा कहीं और स्पेंड कर दिया। तो आप स्टार्टिंग इनकम को x मान लीजिए, जितना जितना स्पेंड करते चलेंगे उसे आप माइनस करते चलो। 40% स्पेंड किया तो कितना बच रहा है 60%, 20% स्पेंड किया ऑफ रिमेनिंग कितना बचेगा 80%, 25% स्पेंड कर दिया रिमेनिंग का तो कितना बचेगा 75%। ये सब को आप 7200 के इक्वल पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20,000 रुपीज। तो हम ये कह सकते हैं कि रिमेनिंग के क्वेश्चन में अवर आंसर इज सेट टू बी 20,000 रुपीज, दैट बिकम्स अवर आंसर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन होता है वेन डायग्राम से रिलेटेड। दिस क्वेश्चन डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये बोला हुआ है, इट इज गिवन दैट 65% of student passed in mathematics, 70% of student passed in English, right? 65% of student passed in mathematics, 70% of the student passed in English, ठीक है। फिर हमें ये बोला गया 40% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, 40% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, ठीक है। क्वेश्चन ये रहेगा, बताइए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड। अगर पासिंग दिया हुआ तो फेल का पूछेगा, फेल दिया हुआ तो वो, अगर तीनों में फेल का दे रखा है तो आपसे वो ये पूछेगा कितना परसेंट स्टूडेंट ऐसा है जो पास हुआ, राइट। जनरल समझे वेन डायग्राम के हिसाब से तो बिल्कुल सीधा ऐसे, ओवरऑल स्टूडेंट मेरे पास 100% होते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं 100%, राइट। मान लीजिए ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आ रही है, इंग्लिश के हैं, हमें कहता है 40% दोनों में पास है, तो ये वाली 40 है, ठीक है। 65 मैथ्स में अगर पास है तो ओनली मैथ्स में कितने हो रहे हैं 25, क्योंकि मैथ्स का टोटल सम कितना है 65। ऐसी ओनली इंग्लिश में कितने होंगे 30, क्योंकि इंग्लिश का टोटल कितना है 70। अगर हम तीनों को ऐड कर दें क्या बन रहा है 70 + 25 95, मतलब 95% बच्चे पास हैं। 100% टोटल होता है तो फेल कितने हुए 100 - 95, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5%। तो हम ये कह सकते हैं 5% ऑफ द स्टूडेंट आर फेल्ड, ये आंसर होगा, ठीक है। या बिल्कुल सीधा तरीका, अगर तीनों पास दे रखे हैं फेल का आपने निकालना है, या तीनों फेल दे रखे हैं आपने पास का निकालना है, ये हमेशा अपोजिट होगा। 100 में से इन दोनों को जोड़ लो 65 + 70, तीसरे को माइनस कर लो, ठीक है। 135 - 40 कितना हो गया 95, 100 में से 95 आपने लेस कर लिया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5%। 5% इज द आंसर टू अवर क्वेश्चन। तो ये सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया। मान लीजिए ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है और ये वैल्यू z है, मतलब x है जो एक सब्जेक्ट में पास है, y है जो दूसरे सब्जेक्ट में पास है, z है जो दोनों में कॉमन पास है। हमें ओवरऑल फेल निकालना है तो हम अपने फॉर्मूले फॉर्म में इसे लिख सकते हैं 100 - x + y - z। इसे आप सोल्व कर दीजिए, ये वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हैं। दैट इज द आंसर टू अवर क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट वैरायटी जो क्वेश्चन है, समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। इट इज गिवन दैट प्राइस ऑफ एप्पल डिक्रीजेस बाय 20%, it enables a buyer to buy 15 apples more for rupees 300। ठीक है, क्वेश्चन ये है, बताइए व्हाट इज इनिशियल प्राइस ऑफ एप्पल। एप्पल का इनिशियल प्राइस कितना था। ठीक है, अब आंसर करने से पहले एक तो हम इसे अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट से, इक्वेशन बना के। मान लीजिए एप्पल का प्राइस कितना था, एक्स। इनिशियल प्राइस ऑफ द एप्पल कितना था, एक्स। आपने प्राइस में 20% का डिक्रीज कर दिया। ठीक है भैया, प्राइस में 20% का डिक्रीज करोगे तो आप क्या लिखोगे, एक्स इंटू 80/100। ठीक है, जिसको सोल्व करके हम कह सकते हैं 4/5x। मतलब अगर स्टार्टिंग प्राइस x था तो डिक्रीज करने के बाद कितना हो गया, 4/5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इक्वेशन बनाएं, आप पहले 300 रुपए खर्च करते थे, 300 स्पेंड करते थे, उसमें x एक एप्पल का प्राइस था, तो टोटल एप्पल कितने आते थे, 300/x। आपने 300 स्पेंड करे और 1 एप्पल x रुपीज का था, तो हमारे टोटल एप्पल कितने आते थे, 300/x। अब कहते हैं वही प्राइस कितना हो गया, 4/5x। तो अब कितने आएंगे, 300/4/5x। राइट। अब यहां प्राइस कम है, मतलब एप्पल ज्यादा मिलेंगे, 15 एप्पल ज्यादा मिल रहे हैं। अगर इसमें से 15 लेस कर दे तो दोनों इक्वल है और सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। भाई इक्वेशन वाइज समझे तो यही मेथड है हमारे पास में। पहले प्राइस एक्स था, फिर हमने डिक्रीज कर दिया 20% से, तो प्राइस कितना हो गया, 4/5x हो गया। अब डिक्रीज करने के बाद प्राइस हमारा 4/5x हो गया, तो 300 में x कर दिया पहले मैंने, जिससे हमारे एप्पल्स आए पहले के केस में। अब डिक्रीज करने के बाद ये एप्पल्स आए। अब ये एप्पल इन एप्पल से 15 ज्यादा है, तो इसमें से 15 कम कर दें तो बराबर हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी 5 ऊपर चला जाएगा, 475 से जाएगा, सोल्व करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसको थोड़ा शॉर्टकट समझो, स्मार्ट समझो, स्मार्टली समझो। भाई आपने प्राइस में 20% कम किया, प्राइस में 20% कम किया। पहले 300 रुपए आप स्पेंड करते थे, अब जो प्राइस में 20% कम कर दोगे तो कितने रुपए का फर्क पड़ेगा, 60 रुपीज का। भाई 300 का 20% कितना हो गया, 60। मतलब वही चीज आप 240 रुपए में खरीद सकते हो। जितने एप्पल पहले आप खरीदते थे, आप 20% कम करने के बाद में वही एप्पल कितने में खरीदोगे, 240 में। राइट। बट स्पेंड तो आप कितना कर रहे हो, 300। इसका मतलब जो 60 रुपीज है उसमें कितने एप्पल आपके आ रहे हैं, 15। 60 रुपीज में कितने एप्पल आ रहे हैं, 15। इसका मतलब एक एप्पल कितने का पड़ रहा है आपको, 4 रुपीज का। ये क्या है, डिक्रीज प्राइस है। ये कौन सा प्राइस है, डिक्रीज। दोबारा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना कुछ लिखे हमने आंसर कर लिया। प्राइस 20% कम करा, स्पेंडिंग कितनी आपकी 300 की। हमने ये देखा 300 का 20% कितना होता है, 60। मतलब हमें 60 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, कहता है अब भी आप स्पेंड तो 300 कर रहे हो, बट अब आपके 15 एप्पल ज्यादा आ रहे हैं। मतलब 60 रुपीज में कितने एप्पल आ रहे हैं, 15। तो एक एप्पल कितने का पड़ रहा है, 4 रुपीज का। अब ये कौन सा प्राइस है, ये डिक्रीज प्राइस है। डिक्रीज प्राइस है, डिक्रीज करने के बाद में हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस। तो ये सेम रिलेशन है, ओरिजिनल प्राइस x है तो डिक्रीज प्राइस कितना है, 4/5x। तो हमने सिंपल कर दिया, 4/5x को हमने 4 के इक्वल पुट कर दिया। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा डिक्रीज प्राइस कितना हो गया, 4, और इनिशियल प्राइस कितना हो गया, 5। यहां से भी आप सोल्व कर लीजिए, इनिशियल प्राइस आपका 5 ही आएगा, x की वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं x विल बी, आवर आंसर इज सेट टू बी 5। राइट। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस अगर हैं तो उसमें अगर आप ये अप्रोच लगाइए तो बहुत इजी हमारे लिए है क्वेश्चन का आंसर करना। इसके थ्रू हम अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेप्स का, ये भी कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। गिवन दैट फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80%, fresh grapes contain 80% water by weight, right? And dried grapes contain 20% water. अगर हमारे पास में फ्रेश ग्रेप्स हैं तो उसमें वाटर कितना है? 80% है। उन्हीं को अगर ड्राई में कर दिया जाए तो वाटर कितना हो जाएगा? 20%। क्वेश्चन ये है 80 केजी फ्रेश ग्रेप्स के कितना केजी ड्राइड ग्रेप बनेगा? 80 केजी फ्रेश ग्रेप्स के हमें बताना है कितना केजी ड्राइड ग्रेप्स बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट? देखो बहुत सिंपल, हमारे पास 80 केजी फ्रेश ग्रेप है, उसमें कितना वाटर है? 80%, और कंटेंट ऑफ ग्रेप कितना हुआ? 20%। भी अगर 80% वाटर है तो ग्रेप की क्वांटिटी कितनी है? 20%। तो हमने 80 का 20% निकाल लिया, कितना हो गया? 16। मतलब 16 केजी हमारे पास में एक्चुअल ग्रेप की क्वांटिटी है, ठीक है। अब जब हमने फ्रेश ग्रेप्स को ड्राइड में बदल दिया तो ड्राइड ग्रेप में कितना वाटर है? 20%। अब जब वाटर 20% है तो ग्रेप क्वांटिटी कितनी है? 80%। मतलब ड्राइड ग्रेप्स की जो टोटल क्वांटिटी है उसका 80% ग्रेप होता है, और ग्रेप मेरा कितना है? 16। तो हम ये कह सकते हैं भाई ड्राइड ग्रेप्स को अगर हम 80% निकाल लें तो ये वैल्यू 16 के बराबर होगी। इसका मतलब ड्राइड ग्रेप्स कितना हो गया? 20 केजी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोबारा समझिए क्या किया मैंने, हमने क्वेश्चन में किया कि फ्रेश ग्रेप्स में 80% वाटर है। भाई 80% वाटर है तो ड्राइड ग्रेप, उसमें ग्रेप कंटेंट कितना है? 20%। वही ड्राइड ग्रेप्स में 20% वाटर है तो कंटेंट ऑफ ग्रेप कितना है? 80%। 80 केजी ऑफ फ्रेश ग्रेप्स है तो 80 केजी में 20% कंटेंट ऑफ ग्रेप होगा, तो 80 का 20% हमने लिया 16 केजी, मतलब 16 केजी कंटेंट ऑफ ग्रेप है। अब जब इसे ड्राइड में बदलेंगे तो ड्राइड में कंटेंट ऑफ ग्रेप कितना है? 80%। तो हम ये कह सकते हैं ड्राइड ग्रेप का जो 80% है वो किसके इक्वल है? 16 के। इसे आप सोल्व कर दीजिए, यहां से ड्राइड ग्रेप की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं 80 केजी ऑफ फ्रेश ग्रेप्स के अगर आप ड्राइड ग्रेप्स की क्वांटिटी बनाना चाहें तो ड्राइड ग्रेप्स की क्वांटिटी हमारी कितनी हो जाएगी? हम ये कह सकते हैं उस केस में ड्राइड ग्रेप्स की जो क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू 20 केजी, राइट। इसके बाद एक और क्वेश्चन है परसेंटेज में, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मेथड यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन है वी हैव 80 लीटर सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग 60% मिल्क। ठीक है, हमारे पास 80% सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का, और कहता है इसमें कितना मिल्क है? 60% मिल्क है। ठीक है, क्वेश्चन ये है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट नाउ परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम 50%, परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम 50%। ठीक है, पहले जनरल करते हैं सॉल्व। 80 लीटर सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का, 60% मिल्क है, तो मिल्क कितना हो गया? 48, और वाटर कितना हो गया? 32। ये तो हम कह ही सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कितना वाटर ऐड किया जाए, तो वाटर मान लो x ऐड किया तो नीचे वाटर है x हो गया। अब 50% मिल्क है तो ये तो क्लियर है 50% मिल्क है तो वाटर में कितना होगा? 50%। तो ये दोनों सेम हो गए, तो क्या लिख सकते हैं इसे? 50/50, क्योंकि हमारा रेशियो मिल्क बाय वाटर का है और ये रेशियो भी क्या है? मिल्क बाय वाटर का। तो यहां से 50/50 आ गया। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा तो यहां से x को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना बन गया? 16 लीटर हमें चाहिए। ठीक है, जिससे हमारा आंसर कितना बन जाएगा? दे आर इक्वल, राइट, इन विच द मिल्क एंड वाटर बिकम 50%। अब इसको कर देगा, एक शॉर्टकट मेथड है सीधा सा, जिसमें ये नहीं करना पड़ेगा। पहला स्टेप 80 लीटर लिखो सीधा,
भाई 60% मिल्क से 50% करना है, तो 60 माइनस 50 कर दो भाई, जितना कम होना है वो माइनस कर दो उसमें से। 60 था पहले, या 50 करना है, 60 माइनस 50, और होने के बाद कितना हुआ 50। ठीक है, तो क्या बना 80 इंटू 1/5 16, ये हमारा आंसर हो गया सीधा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्या करना है हमें, 80 लीटर है टोटल, उसमें 60% मिल्क है। अब मिल्क कितना करना है 50%, कितना कम हुआ 10% कम हो रहा है, 60 माइनस 50 ऊपर 10 रखा, और होने के बाद जितना होना है उसको 50 रख दो नीचे। सोल्व कर दीजिए, 80 इंटू 1/5 16 लीटर। हम ये कह सकते हैं 16 लीटर वाटर अगर ऐड कर दिया जाए तो उनका जो रेशियो है वो कितना, या ऐड कर दिया जाए तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी 50%। 50% आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को उल्टा भी कर सकते हैं, अगर इंक्रीज है तो भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि 60 लीटर सॉल्यूशन है विच कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। मिल्क की परसेंटेज जो गिवन है ये हमें दे रखी है 60%। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड सो दैट इट बिकम्स 80%। न्यू परसेंटेज कितनी हो जाए 80% ऑफ मिल्क। कॉन्सेप्ट से करें, अगर 60 है, मिल्क कितना 60%, 36, मिल्क का वाटर कितना है 24। पहला स्टेप। अब कहता है कितना मिल्क ऐड किया जाए। मान लीजिए x लीटर ऐड करा, 36 प्लस x हो गया, तो अब मिल्क का परसेंटेज 80% है, तो मिल्क अगर 80 है तो वाटर कितना होगा 20। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 20 कितने में जाएगा 4 पे, तो ये बन गया 36 प्लस x इक्वल टू 96। x की वैल्यू कितनी आ गई 60 हमारा आंसर हो गया। कितना परसेंट मिल्क ऐड किया जाए, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, मिल्क कितना ऐड किया जाए, आंसर कितना हो जाएगा 60। राइट। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करें शॉर्टकट मेथड से, ध्यान ये रखना है अगर मिल्क ऐड किया जाए तो हमारे पास परसेंटेज किसकी होनी चाहिए, वाटर की। ठीक है, मतलब पहले कितना वाटर था 40%, अब वाटर कितना होगा 20%। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे 60 टोटल है इनटू, पहले वाटर 40 था अब 20 होना चाहिए, तो कितना कम करना है 40 माइनस 20। ठीक है, और अब वाटर कितना है 20, तो सोल्व करेंगे तो 60 इंटू 20/20, तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा कितना आंसर हो गया 60 लीटर, ये हमारा आंसर हो गया। क्या ध्यान रखना है, अगर आप मिल्क ऐड कर रहे हैं तो यहां जो ये परसेंटेज है ये वाटर की होनी चाहिए, और अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो जो परसेंटेज यूज कर रहे हैं वो किसकी होनी चाहिए, मिल्क की होनी चाहिए। अगर ऐसा है उस केस में हम अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, वहां से हमारे क्वेश्चन का इजीली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है परसेंटेज का, जिसमें हमने कुछ स्टैंडर्ड शॉर्टकट फॉर्मूले देखे पहले और कुछ इन क्वेश्चंस के अंदर। एक आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा इसमें, जिसमें 50 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस्ड होंगे परसेंटेज के। बेसिकली ये सेशंस हमारे एसएससी आईबीपीएस गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन फोकस्ड है, दैट्स व्हाई हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स यूज कर रहे हैं। तो एक प्रैक्टिस सेशन और 50 क्वेश्चंस का होगा। उसके बाद में आप किसी बुक से कैसा भी क्वेश्चन करके देखिए, हर क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस आपको चाहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस करने आपके आसान रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का एक ही रूल है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जाम में आपको कैलकुलेशंस याद रहेंगी, उतना इजीली क्वेश्चन को आप टच कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। तो आफ्टर वॉचिंग द वन मोर पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेशन, you all will be comfortable with the topic of percentages. Thank you very much.